Hello students, I am Dr. Namita Kishore, Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको थियरीज ऑफ थिंकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको थिंकिंग यानी चिंतन के बारे में बताना चाहूँगी। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंबल, इमेजेस, कॉन्सेप्ट, रूल्स आदि के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। According to Baron 1972, thinking involves mental manipulation of concepts, proposition and images. वीटेकर 1970 ने थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर कहा। जब भी व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। अतः थिंकिंग को मीडिएटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। जैसे हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद उसका समाधान निकाल पाते हैं। इस मीडिएटिंग प्रोसेस में कुछ प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं या घटित होती हैं, जिसे गेस्टाल्टवादियों, व्यवहारवादियों तथा संरचनावादियों ने थियरी के रूप में अभिव्यक्त किया है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल थियरी एंड पेरिफेरल या मोटर थियरी। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल थियरी के बारे में बताना चाहूँगी। सेंट्रल थियरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन संरचनावादियों तथा गेस्टाल्टवादियों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार थिंकिंग का आधार सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो सीएनएस में, विशेषकर ब्रेन में बहुत सारे इंटरैक्शन होते हैं। इन्हीं इंटरैक्शन के कारण व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। जब तक व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं करता है तब तक ये इंटरैक्शन चलता रहता है। ऑसगुड 1953 के अनुसार चिंतन में दी गई समस्या एक प्रकार का स्टिमुलस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेंसरी न्यूरॉन उत्पन्न होकर नर्व इम्पल्स का निर्माण करते हैं, जो ब्रेन के एसोसिएटिव एरिया में पहुंचता है, जिसके कारण ब्रेन में इमेजेस, आइडियाज़, सिंबल आदि उत्पन्न होने लगते हैं और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति समस्या का समाधान कर पाता है। इसे मैंने एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले कोई स्टिमुलस या प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो नर्व इम्पल्स उत्पन्न होकर ब्रेन के एसोसिएटिव एरिया में जाता है, जहाँ पर तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, इमेजेस बनते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसे 4 पॉइंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। पहला है परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम या स्टिमुलस। दूसरा है नर्व इम्पल्स रीच्ड एसोसिएटिव एरिया। तीसरा है आइडियाज़, इमेजेस प्रोड्यूस बाय इंटरैक्शन। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। थिंकिंग के इस थियरी में ब्रेन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इस थियरी को सेंट्रल थियरी कहते हैं। इस थियरी में मोटर एक्टिविटी को कोई महत्व नहीं दिया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने थिंकिंग के इस सेंट्रल थियरी की आलोचना भी की है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है, सेंट्रल थियरी थिंकिंग का सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसके समर्थन में कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट प्राप्त नहीं है। अतः सिद्धांत का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे काम चलाई थियरी भी कहा जाता है। सेकेंड है, सेंट्रल थियरी में मोटर एक्टिविटी को कोई महत्व नहीं दिया गया है। हालांकि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि चिंतन में मोटर एक्टिविटी का काफ़ी महत्व होता है। थर्ड है, इस थियरी के अनुसार थिंकिंग में भाषा आवश्यक नहीं है, परंतु एटकिंसन, रिवर आदि के अध्ययनों से यह पता चलता है कि भाषा की उपस्थिति में चिंतन की क्रिया सरल बन जाती है। फोर्थ है, इस थियरी के आधार पर अमूर्त चिंतन की व्याख्या काफ़ी कठिन है।
इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्रल थियरी की व्याख्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आधार पर की गई है तथा इसमें मोटर एक्टिविटी की व्याख्या या भूमिका नहीं के बराबर है। अतः यह सिद्धांत वन साइडेड या एक तरफा भी माना गया है। अब हम दूसरी थियरी की बात करते हैं, पेरिफेरल थियरी ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के पेरिफेरल थियरी को मोटर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत की बुनियाद वॉटसन के विचारों के आधार पर पड़ी। जेबी वॉटसन ने बताया कि थिंकिंग एक प्रकार का सब वोकल टॉकिंग होता है, अर्थात थिंकिंग में हम लोग धीरे धीरे अपने आप से ही बातचीत करते हैं। इस तरह से थिंकिंग में वोकल ऑर्गन में मस्कुलर एक्टिविटी देखी जाती है। वॉटसन ने यह भी बताया कि मस्कुलर एक्टिविटी केवल वोकल ऑर्गन में नहीं होता है बल्कि पूरे शरीर में होता है। इस तरह से वॉटसन ने कहा कि वी थिंक आवर होल बॉडी, यानी हम अपने पूरे शरीर के साथ सोचते हैं। वॉटसन के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर थिंकिंग के पेरिफेरल थियरी का प्रतिपादन किया गया। थिंकिंग के पेरिफेरल या मोटर थियरी के अनुसार व्यक्ति के सामने जब कोई स्टिमुलस या प्रॉब्लम दिया जाता है तो उससे उत्पन्न नर्व इम्पल्स ब्रेन में पहुंचते हैं, जो एक रिले स्टेशन या प्रसारण केंद्र का काम करता है। यहाँ से नर्व इम्पल्स को तुरंत मांसपेशियों में भेज दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करता है। इस रिस्पॉन्स से फिर नर्व इम्पल्स उत्पन्न होकर ब्रेन में वापस जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति समस्या का समाधान ना कर ले। इसी मैंने एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो नर्व इम्पल्स उत्पन्न होकर ब्रेन के एसोसिएटिव एरिया में जाता है। वहाँ से सूचनाएं मसल्स में जाती हैं। मसल्स में जब सूचनाएं पहुँचती है तो मसल्स में एक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। फिर वो सूचनाएं ब्रेन के एसोसिएटिव एरिया में वापस जाती हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान हो जाता है। मोटर थियरी के संबंध में कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स उपलब्ध हैं। जैकोब्सन 1932 ने अपने अध्ययन में देखा कि जब सब्जेक्ट को दाहिने हाथ तथा बाएं हाथ में 10 पाउंड का वजन उठाने की कल्पना करने को कहा गया और उनकी मस्कुलर एक्टिविटी को विशेष उपकरण से मापा गया तो पाया गया कि सब्जेक्ट जिस हाथ से वजन उठाने की बात सोचता था उस हाथ की एक्टिविटी बढ़ जाती थी। टॉटन 1935 ने भी एक स्टडी किया जिसमें सब्जेक्ट को कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में सोचने को कहा गया और देखा गया कि ऐसा सोचते समय सब्जेक्ट के आंखों की मांसपेशियों की एक्टिविटी बढ़ गई। मैक्स ने भी अपनी स्टडी के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की है। जिम्बार्डो ने मसल्स एक्टिविटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे सर्वो मैकेनिज्म कहा गया है। इसके 4 भाग होते हैं जिसके द्वारा चिंतन में किए गए मस्कुलर एक्टिविटी का ज्ञान व्यक्ति को होता है और जिसके फलस्वरूप इन क्रियाओं में क्रमबद्धता भी आती है। ये 4 फैक्ट्स हैं: इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। इनपुट, इससे तात्पर्य वैसे स्टिमुलस से होता है जो व्यक्ति में नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। थ्रूपुट, स्टिमुलस से नर्व इम्पल्स उत्पन्न होकर थ्रूपुट में पहुंचता है जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इन नर्व इम्पल्स को नर्वस सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आउटपुट, नर्व इम्पल्स थ्रूपुट में ऑर्गेनाइज होकर मांसपेशियों को उत्तेजित करती है जिसके फलस्वरूप मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। फीडबैक, इसमें किए गए मांसपेशियों की क्रियाओं की क्रमबद्धता का निर्धारण उन सूचनाओं के आधार पर होता है जिसका फीडबैक व्यक्ति को पुनः प्राप्त होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस थियरी की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सिद्धांत में मस्कुलर एक्टिविटीज़ की तुलना में ब्रेन को महत्वहीन माना गया है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें मस्कुलर एक्टिविटीज़ का समय ही नहीं मिल पाता है।
मॉर्गन ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि थिंकिंग के लिए सब वोकल स्पीच आवश्यक नहीं है। विनिक 1952 के अनुसार यह थियरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की व्याख्या करने में उतनी सफल नहीं है जितनी कंक्रीट थिंकिंग की व्याख्या करने में सफल है। इस तरह हम देखते हैं कि पेरिफेरल थियरी थिंकिंग की व्याख्या करने में सेंट्रल थियरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पक्ष में प्रयोगात्मक प्रमाण मौजूद हैं। हालांकि ऑसगुड ने कहा कि ये दोनों सिद्धांत थिंकिंग की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि एक बच्चे में मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है तथा एक एडल्ट में ब्रेन की भूमिका ज़्यादा देखने को मिलती है। अतः इन दोनों सिद्धांतों को चिंतन का पूरक सिद्धांत माना जा सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।